हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे अपने इस सीरीज़ में एच सी वर्मा चैप्टर 12 के क्वेश्चंस एंड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन 36 तक सॉल्व कर लिया था हमने, और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है। द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज डबल टू द मिनिमम टेंशन, फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो देखिए, जब एक पेंडुलम का केस हम देखते हैं तो मान लिया इसका एम्पलीट्यूड यहाँ तक है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम टेंशन होता है ना, वो मेन पोजीशन पे होता है, दैट इज़ टी मैक्स, और मिनिमम टेंशन होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, दैट इज़ टी मिनिमम। और अगर हम मैक्सिमम केस में अगर थोड़ा पेंडुलम को गौर से देखें तो इस टाइम ये कुछ एक वेलोसिटी v मीन से जा रहा होगा, फिर नीचे की ओर इसमें इसका खुद का वेट mg लग रहा होगा। तो देखिए पेंडुलम, ये मेन पोजीशन में मैं इसका एफ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक टेंशन फोर्स टी मैक्स ऊपर की ओर, इसका खुद का वेट बॉब का नीचे की ओर mg, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है v स्पीड से फ़िलहाल। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगा नीचे की ओर, दैट विल बी mvm² अपॉन l, वेयर l इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ से टी मैक्स का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ mg प्लस mvm²/l। नेक्स्ट देखिए टी मिनिमम का केस। टी मिनिमम के केस में वेलोसिटी मुझे पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ एक वेट एक्ट करेगा इस पॉइंट पे mg, और अलोंग दी स्ट्रिंग देखेंगे हम तो ये जो वेट एक्ट करेगा दिस विल बी mg cos थीटा। तो टी मिनिमम विल बी mg cos थीटा। मुझे vm का वैल्यू पता करना है ये थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहाँ पे अपना एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। ये फ़िलहाल यहाँ पे है और इनिशियली यहाँ पे था, तो जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है वो कितना होगा, दिस हाइट डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैसे आता है मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है ये चीज़। तो अब एनर्जी का कंजर्वेशन करेंगे हम अपने मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में। तो यहाँ से जो इनिशियली हाफ m vm² काइनेटिक एनर्जी था मेरे पेंडुलम के बॉब के पास, वो कन्वर्ट हो गया गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि गेन हुआ है mg इंटू डेल्टा एच, एंड डेल्टा एच इज़ l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये m कैंसिल, यहाँ से हमको vm मिल जाएगा कॉस थीटा के टर्म्स में, डेट विल बी vm² विल बी 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम टी मैक्स का एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं। टी मैक्स विल बी mg प्लस m/l इंटू vm², ये vm², ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, पहले यहाँ से l कैंसिल हो गया, ये टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो टी मैक्स आ जाएगा mg प्लस 2mg 1 माइनस कॉस थीटा, और टी मिनिमम तो हमने यहाँ से निकाल के रखा ही है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो टी मैक्सिमम है वो टी मिनिमम का ट्वाइस है, यानी कि टी मैक्स इज़ 2 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम। तो दिस इज़ टी मैक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg cos थीटा। यहाँ से हम cos थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। mg इज़ कैंसल्ड आउट फ्रॉम एवरीवेयर, और फाइनली यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा का वैल्यू मिल गया मुझे, दैट इज़ 3/4, यानी कि जो एंगुलर एम्पलीट्यूड आया है दिस इज़ cos इनवर्स
3/4. This is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं. 38 में क्या है? अ स्मॉल ब्लॉक ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ ऑन स्मूथ कॉन्केव सरफेस ऑफ रेडियस आर. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस. तो का एक कॉन्केव सरफेस है, वो कॉन्केव सरफेस का मुझे रेडियस मालूम है, दिस इज़ आर. तो एक ब्लॉक है जो इस पे ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है. तो देखिए ये एक पेंडुलम का ही केस, मतलब पेंडुलम जैसा ही ऑसिलेट कर रहा होगा. ये एक बॉब है जिसका रेडियस आर होगा, सॉरी जो स्ट्रिंग का लेंथ है आर है, और ये भी सिमिलरली ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा होगा. तो टाइम पीरियड दोनों का सेम ही रहेगा. और जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, यहाँ L है R/g. दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. 39 कह रहा है कि अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन रफ कॉनकेव सरफेस ऑफ लार्ज रेडियस r. लार्ज रेडियस का कहने का मतलब है कि जो स्मॉल r है दैट इज़ वेरी स्मॉल देन कैपिटल R. स्मॉलर यानी कि स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस दिया हुआ है. इट मेक्स स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द लोएस्ट पॉइंट. फाइंड द टाइम पीरियड. तो देखिए यहाँ पे फिर से एक कॉनकेव सरफेस है. ये पिछली वाली केस की तरह नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पिछली वाली केस में ये जो केस था इसमें मेरा ब्लॉक सिर्फ ऑसिलेट कर रहा था, कोई रोलिंग था नहीं यहाँ पे. बट यहाँ पे रोलिंग मोशन भी है, तो हमें उसे भी अकाउंट में लेना पड़ेगा. तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. ये मान लिया यहाँ पे कुछ ये थीटा है, और इस पॉइंट पे मेरा जो ब्लॉक है उसका स्पीड होगा कुछ सेंटर ऑफ मास का vc, और ये रोटेट कर रहा है कुछ ω1 से. और ये जो ब्लॉक अपने इस सेंटर के अबाउट जिस स्पीड से ऑसिलेट कर रहा होगा इंस्टेंटली, मान लिया दैट इज़ समथिंग ओमेगा. ठीक है. तो पहले तो मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा ω1 के रिस्पेक्ट में. तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा विल बी vc अपॉन दिस लेंथ. व्हाट इज़ दिस लेंथ? दिस लेंथ विल बी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, वेयर कैपिटल R इज़ ये पूरा रेडियस जो है दिस इज़ कैपिटल R, और ये स्मॉल रेडियस है दिस इज़ स्मॉल r. तो बचा हुआ कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा. और नेक्स्ट मैं देखिए vc को क्या लिख सकता हूँ. vc कैन बी, इसको फर्दर हम vc को लिख सकते हैं. प्योर रोलिंग के लिए vc शुड बी इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल दैट इज़ ω1 इंटू r. ठीक है. और डिवाइडेड बाई द सेम थिंग r माइनस r. तो ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास, और यहाँ से मैं ω1 बोल सकता हूँ. ω1 विल बी ओमेगा टाइम्स r माइनस r अपॉन r. अब देखिए जब भी मेरे सिस्टम में स्लाइडिंग और रोलिंग साथ में हो रहा होगा ना, तो हम अपना टाइम पीरियड को ईज़िली कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी मेथड का यूज़ करेंगे. एनर्जी मेथड से मैंने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये क्वेश्चन भी हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, एनर्जी मेथड. तो टोटल एनर्जी जो हमारे इस बॉल के पास होगा इस इंस्टेंट पे वो कितना होगा? E विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो बॉल के पास होके कुछ एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो कि होता है हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, दैट इज़ स्फेरिकल बॉल के लिए 2/5 m². कुछ दिया नहीं है तो हम सॉलिड स्फीयर एज्यूम करेंगे, इनटू ω². ω1 होगा यहाँ पे बॉल का रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस बॉल के पास कुछ एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m/v². और प्लस बॉल जो है हमारा कुछ एक हाइट पे भी है, दिस इज़ द हाइट. तो
मैं रेफरेंस लेवल एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बॉल के पास होगा, दैट विल बी प्लस एम जी इंटू एच। एच क्या होगा, पहले भी हमने सॉल्व किया, एच इज़ एल इज़ आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे एनर्जी मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ इसे अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, पहले हम इस ओमेगा 1 को ओमेगा 1 वाले टर्म को अपने इस ओमेगा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। और मुझे रिलेशन पता है, ओमेगा 1 जो है ओमेगा से कुछ इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो ई विल बी इक्वल टू, ये वह 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि mr² इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर इज़ ओमेगा टाइम्स r माइनस आर अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स ऑफ m इंटू वी सी स्क्वायर। वी सी इज़, वी सी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बस अब हमें इस एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार आप खुद से डिफरेंशिएट करके देखना कि क्या आपका आंसर आ रहा है, उसके बाद मेरे साथ इसको मैच कराना। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करो, तब तक मैं भी इसे सॉल्व करता हूँ। तो ये आ जाएगा हाफ mr², और जो कांस्टेंट टर्म से पहले हम उसे बाहर लिख लेते हैं, r माइनस आर होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इज़ अल्फ़ा, प्लस नेक्स्ट टर्म को देखेंगे हम, ये आएगा हाफ, पहले कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लिखेंगे, हाफ m r माइनस आर होल स्क्वायर, फिर से अंदर में आया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 ओमेगा इंटू अल्फ़ा, प्लस फिर से कांस्टेंट टर्म्स जो है एम जी आर माइनस आर को बाहर लिखेंगे, फिर अंदर का टर्म 1 माइनस कॉस थीटा को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इक्वल टू 0। अब इस पूरे टर्म से जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो m सारी जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा सारी जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, r माइनस आर एक कॉमन निकल रहा है तो r माइनस आर, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा। अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे तो ये आएगा, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2/5 ये आ जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म विल बी 2/5 r माइनस आर इंटू अल्फ़ा प्लस r माइनस आर इंटू अल्फ़ा, क्योंकि ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया है, और ये इक्वल टू हो जाएगा, इस टर्म को हम RHS में लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये आएगा माइनस जी साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए स्मॉल ऑक्सीलेशंस के लिए मुझे पता है कि साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ व्हेन थीटा इज़ स्मॉल। तो फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/5 r माइनस आर इंटू अल्फ़ा विल बी इक्वल टू माइनस जी थीटा, और अल्फ़ा कैन बी रिटन एज माइनस 5g अपॉन 7 r माइनस आर इंटू थीटा। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड लिख लेंगे, टाइम पीरियड जो आता है दैट इज़ 2π/ओमेगा, और ओमेगा इज़ 7 टाइम्स r माइनस आर बाई 5g। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज टेकन इनटू अ डीप माइन। Assume that the mine is 1600 kilometers deep. Calculate the time period of the pendulum there. Radius of the earth is 6400 kilometers. तो देखिए जब हम डीप माइन में जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। ग्रेविटी जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं कैसे चेंज होता है, तो g' जो होगा जो कि डीप माइन में है वो रिलेटेड होता है g इंटू 1 माइनस h/r, वेयर h इज़ दी हाइट फ्रॉम दी सरफेस।
यानी कि ये अर्थ है, अर्थ से हम h हाइट नीचे गए हैं, तो इस पॉइंट पे, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी g डैश, एंड दिस इज़ गिवन एज दिस। और g जो है दैट इज़ द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि यूजुअली हम 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बस अब g डैश निकाल लेना है। तो g डैश कितना हो जाएगा, g डैश विल बी g टाइम्स ऑफ 1 माइनस हाइट इज़ गिवन एज 1600 किलोमीटर्स और रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है 6400। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज़ 3/4, यानी कि 3/4 इंटू जी। और टाइम पीरियड मुझे पता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंटू जी, वेयर जी इज़ इफेक्टिव ग्रेविटी, और इफेक्टिव ग्रेविटी हमने निकाल लिया है। बस यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट कर दो, 2 पाई रूट अंडर एल इज़ 40 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.4 अपॉन जी इफेक्टिव इज़ 3/4 इंटू जी 9.8। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम अच्छे से करेंगे। एज्यूम दैट अ टनल इज़ डग अक्रॉस द अर्थ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो देखिए कहा है कि एक अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग हमने टनल बना लिया है। ये टनल है, ये टनल है, और रेडियस पता है, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है r। फाइंड द टाइम पार्टिकल टेक्स टू कवर द लेंथ ऑफ द टनल इफ इट इज़ प्रोजेक्टेड इनटू द टनल विद अ स्पीड ऑफ रूट अंडर gr। तो कहा है कि अगर यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी रूट gr होगा तो ये पूरा लेंथ कवर करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि जो पार्टिकल है उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। कोई भी एक पॉइंट x पे देखें हम, यहाँ से अगर एक x डिस्टेंस पे मैं देखूँ, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा। तो फोर्स इस पे लग रहा होगा m इंटू जी डैश, और जी डैश हमने अभी देखा क्या होता है, जी डैश इज़ 1 माइनस h/r, वेयर h इज़ द हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो m इंटू r माइनस h अपॉन r, ये डिस्टेंस इज h। तो जब r माइनस h करेंगे तो दिस विल बी m इंटू x अपॉन r। और एक्सलेरेशन निकालने के लिए हम फोर्स को ma पुट करेंगे, ma इक्वल्स टू mx अपॉन r। यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया और a विल बी इक्वल टू x अपॉन r। और x मेरा देखिए, x मैंने मीन पोजीशन से ऊपर की ओर लिया है और ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक माइनस साइन आएगा यहाँ पे। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, दिस इज़, यहाँ पे g होता है, यहाँ g और यहाँ भी g, तो यहाँ भी एक g मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ भी एक g होगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू। और यहाँ से पता चल गया कि ये SHM का मोशन है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x के साथ कंपेयर करेंगे तो, और यहाँ से मुझे ओमेगा पता लग गया, दिस इज़ रूट अंडर g/r। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद मेन चीज़ क्या मुझे समझना है, जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट से, ये टॉप पॉइंट से, यहाँ से ज़ीरो से नहीं छोड़ा है हमने, कुछ एक वेलोसिटी के साथ छोड़ा है। ठीक है, तो इस SHM का एम्पलीट्यूड क्या होगा ये पता करना है मुझे। तो एम्पलीट्यूड के लिए मैं v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लूँगा। तो जो वेलोसिटी का वैल्यू है एट x इक्वल्स टू r, दैट इज़ रूट अंडर gr। तो रूट gr होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज़ g अपॉन r इंटू a स्क्वायर मुझे पता करना है, माइनस जो वेलोसिटी है रूट gr एट x इक्वल्स टू r पे है, तो माइनस r स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ये gr इक्वल टू g अपॉन r इंटू a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर
और यहाँ से जी जी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से जब आप एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालोगे तो ये √2 टाइम्स R आ जाएगा। अब मुझे एम्पलीट्यूड का वैल्यू पता लग गया है। अब देखिए, अब टाइम पता करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस कराए थे कि फ़ेज़ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जहाँ से मैं फ़ेज़ पता कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट का। क्या लिया था मैंने, सर्कल में एक एज्यूम करते हैं कि एक पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, और जब ये रोटेट कर रहा होगा तो एक ऑब्ज़र्वर अगर इसे साइड से देखेगा तो साइड से इसे ये इस लाइन पे ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। साइड से इसे ये पार्टिकल इस लाइन पे दिखेगा ऊपर की ओर जाते हुए, ठीक है। तो इनिशियली कहा है कि जो मेरा पॉइंट है वो √GR से नीचे की ओर आ रहा है, √GR से, यानी कि सर्कल पे ये पार्टिकल यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है। और ये सर्कल का एम्पलीट्यूड, इस सर्कल का रेडियस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू √2 टाइम्स R। और ये जो √GR है इनिशियली, इसका जो डिस्टेंस विल बी फ्रॉम द मेन पोजीशन, दिस इज़ R। R कैसे आया, बस यही तो है, दिस इज़ R। तो फिर अब हम इसका फेज़ पता करेंगे। तो फेज़ क्या होगा, फेज़ इज़ दिस एंगल थीटा। तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में ये लेंथ विल बी, ये लेंथ R है और ये हाइपोटेन्यूज √2R। तो यहाँ से साइन थीटा मिल जाएगा मुझे, साइन थीटा मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है 1/√2, यानी कि थीटा इज़ 45 डिग्रीज। अब फाइनली जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे होगा तो SHM में मुझे पता है पूरा सिमेट्रिक मोशन होता है, तो वापस यहाँ से पे पार्टिकल के पास नीचे की ओर वेलोसिटी होगा √GR। बीच में वेलोसिटीज़ चेंज हो रहा होगा, क्या हुआ होगा देखिए। एक्चुअली में मेरा पार्टिकल यहाँ से √GR से चलना चालू हुआ, नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो मोशन का जो स्पीड है वो बढ़ेगा, एक्सेलरेशन के कारण बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम आ जाएगा। और यहाँ से फिर ये डी एक्सेलरेट चालू होना चालू होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अर्थ सेंटर की ओर पुल कर रहा होगा, तो डी एक्सेलरेशन होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी से फिर वेलोसिटी घटेगा घटेगा घटेगा, और घटने के बाद सरफेस पे आने के बाद फिर से इसका वेलोसिटी √GR हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो फिर से पार्टिकल मेरा यहाँ पे आ गया है विथ वेलोसिटी √GR, और मतलब पार्टिकल सर्कल पे कोई कहीं यहाँ पे होगा। तो फिर से ये एंगल अगर हम देखें तो सिमेट्री से ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो सर्कल पे मेरे पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया टोटल, दिस एंगल इज़ 90 डिग्रीज़। तो टाइम जो लगेगा, टाइम विल बी थीटा अपॉन ओमेगा। थीटा जो ने कवर किया है दैट इज़ 90 डिग्रीज़, यानी कि π/2 अपॉन ओमेगा। ओमेगा हमने निकाला है √G/R, √G/R। यहाँ से मुझे आ गया टाइम π/2 √R/G, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट बी देखते हैं क्वेश्चन। पार्ट बी में कहा है इट इज़ रिलीज फ्रॉम अ हाइट h above द टनल। तो देखिए पार्ट बी, जब मेरा पार्टिकल अर्थ सरफेस से एक हाइट h, और h मेरा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, यानी कि यहाँ से रिलीज़ किया है, एंड दिस हाइट इज़ गिवन एज r। तो इसका सेंटर से जो हाइट होगा दैट विल बी 2r। तो रिलीज़ करेंगे जो पार्टिकल मेरा यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके पास कितना वेलोसिटी होगा, ये चीज़ समझिएगा आप पहले। तो वेलोसिटी के लिए फिर से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ये पॉइंट को लिया 1, ये पॉइंट को लिया 2। एनर्जी एट 1 क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, रेस्ट से रिलीज़ किया है, यानी कि -G(m) इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि ये 2r।
और एनर्जी एट पॉइंट 2 कितना होगा, फिर से पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कुछ एक वेलोसिटी भी हो जाएगा। तो दोनों एनर्जीज को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ से आएगा जी एम एम अपॉन 2r माइनस में इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो दिस एम विल बी कैंसल्ड आउट और वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से जी एम अपॉन 2r। ठीक है, और देखिए ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है ना वो एक्चुअल में जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो जी एम बाई आर को मैं लिख सकता हूँ जी इंटू आर, तो दिस इज़ जी इंटू आर बाई 2 और यहाँ से v का वैल्यू मिल गया मुझे रूट अंडर जी आर। तो ये सेम ही स्पीड है जो मेरा पिछले वाले केस में था। दिस v इज़ रूट अंडर जी आर, तो सेम स्पीड है। तो ये टनल का लेंथ क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, दैट इज़ दिस। नेक्स्ट पार्ट सी देखते हैं। देखिए पार्ट सी में कहा है कि इस बार पार्टिकल को मैंने रूट जी आर स्पीड से ऊपर की ओर फेंका है। तो देखिए जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, देखिए पार्टिकल को मैंने इस बार, ये मेरा अर्थ है, सॉरी ये एलिप्स बन गया, ये अर्थ है और ये मेरा टनल है, और इस बार मैंने पार्टिकल को ऊपर की ओर रूट जी आर से फेंका है। तो ऊपर पार्टिकल जाएगा तो ऊपर जाएगा, फिर एक मैक्सिमम हाइट पे आएगा जहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वहाँ से ये नीचे की ओर आना चालू होगा और फिर से जब टनल के अंदर ये जाने वाला होगा तो इसका स्पीड नीचे की ओर रूट जी आर होगा। तो फिर से ये सिमिलर पिछला वाला केस ही है और पिछले वाले केस है। तो यहाँ भी जो टाइम पीरियड होगा, जो टाइम लगेगा, दिस विल बी थीटा पाई बाई 2 कवर कर रहा है अपॉन ओमेगा रूट अंडर ओमेगा हमने क्या निकाला था जी बाई आर। तो फिर से सेम ही टाइम आएगा, तीनों केसेस में सेम टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है assume that a tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth's center where r is the radius of the earth। तो इस बार फिर से अर्थ में मैंने एक टनल डग किया है, लेकिन इस बार डायमीटर के अलॉन्ग डग नहीं किया है, इस बार हमने कॉर्ड में डग किया है, एक कॉर्ड के अलॉन्ग डिग किया है टनल, और इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से ये है r by 2। नेक्स्ट, वॉल ऑफ द टनल इज़ फ्रिक्शनलेस। तो सबसे पहला मुझे निकलना है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ on a particle of mass m placed in the tunnel at a distance x from the center of the tunnel। तो जब ये सेंटर ऑफ द टनल से पार्टिकल x डिस्टेंस पे होगा तो इस पे अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो मैंने ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन में एक सेम टू सेम एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, वहाँ यहाँ मैं फिर से आपको एक उसका ओवरव्यू दे देता हूँ बस। देखिए यहाँ पे जब सरफेस से किसी एक हाइट पे होता है ना, तो यहाँ से रेडियस होगा कुछ आर डैश। ये आर डैश क्या होगा, आर डैश सिंपल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम से r by 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अर्थ, दैट विल बी फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर डैश। ये कैसे आता है मैंने अपने ग्रेविटेशन वाले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार आप उसको देखो। एक ही को वीडियो में मैंने पूरा 1 to 39 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने फोर्स पता कर लिया, और पहला जो पार्ट था इसमें फोर्स ही निकालना है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। हाँ, तो
पता कर लिया मैंने। और ये फोर्स जो एक्ट करेगा पार्टिकल पे, दैट विल बी टुवर्ड सेंटर एफ, और ये एफ का वैल्यू इज दिस। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग द टनल एंड परपेंडिकुलर टू द टनल। तो देखिए ये पार्टिकल है, ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। तो ये पार्टिकल है और ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल है ऑल्सो विल बी थीटा। तो सबसे पहले मुझे निकालना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द टनल। तो अलोंग द टनल कितना फोर्स होगा, ये एफ है तो दिस विल बी एफ साइन थीटा। और इस ट्राइंगल से अगर हम देखें, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर डैश। तो एफ साइन थीटा आ गया, दैट इज द फोर्स अलोंग द टनल विल बी एफ, दैट इज जी एम अपन आर क्यूब इंटू आर डैश इंटू साइन थीटा, दैट इज एक्स अपॉन आर डैश। आर डैश यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बच गया मेरे पास जी एम इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो देखिए अलोंग द टनल जो मेरा फोर्स आया है ना, वो एक्स के साथ प्रोपोर्शनल है। एक्स मेरा मैंने मीन पोजीशन से ऊपर की ओर लिया है और फोर्स मेरा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, देखिए एम ए इक्वल्स टू जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, यहाँ से एम एम कैंसिल आउट और एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास जी इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। एक सेकेंड, सॉरी, ये फोर्स में मैंने थोड़ा सा एक टर्न छोड़ दिया है। यहाँ पे स्मॉल मास भी तो होगा, जी एम एम होता है, स्मॉल मास होगा यहाँ पे एम, वेरी सॉरी, यहाँ एक स्मॉल मास एम, यहाँ भी एक एम, यहाँ भी एक एम होगा, और ये जो कैंसिल होगा ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल मेरे पास जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, ये आ गया एक्सेलरेशन। और एक माइनस साइन होगा क्योंकि एक्सेलरेशन और एक्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ टनल में भी सेम एस एच एम करेगा। और अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसका ओमेगा और प्रीवियस वाला ओमेगा दोनों सेम होगा, यानी कि अर्थ में हम टनल किसी भी लेंथ के अलोंग, किसी भी कॉर्ड के अलोंग बना दे तो हमेशा ओमेगा इज सेम। नेक्स्ट यहाँ पे निकालना है फोर्स परपेंडिकुलर टू द टनल। तो परपेंडिकुलर में फोर्स कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा होता है फिर से जी एम एम बाई आर क्यूब इंटू आर डैश, और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा मैं देखूँ, दिस इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर डैश, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर डैश, और ये आ जाएगा आर से आर एक कैंसिल आउट हो गया और आर डैश कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर। ये फोर्स आ गया परपेंडिकुलर टू द टनल। पार्ट सी देखते हैं, फाइंड दी नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। तो देखिए जो मेरा पार्टिकल है वो अर्थ एक नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स लगा रहा है, दैट इज़ एफ कॉस थीटा, दैट इज़ जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर, और नॉर्मल फोर्स जो वॉल लगाएगा दैट विल बी एन, और वॉल के परपेंडिकुलर तो मेरा पार्टिकल मूव कर नहीं रहा है, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स जो आएगा वॉल के थ्रू दैट विल बी जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है। लास्ट पार्ट नहीं है ये, एक पार्ट और है इसके बाद। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पे क्या होता है, फोर्स पे जो पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स होता है दैट इज़ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो पार्ट डी, एफ नेट इज़ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने निकाला हुआ है यहाँ से दिस, यानी कि जी एम एक्स बाई आर क्यूब, तो यहाँ से नेट फोर्स आ गया जी एम एम एक्स बाई आर क्यूब। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है ई, शो दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द टनल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो हमने ये ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सेलरेशन जो है ये कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन
वैरी कर रहा है, और a इज़ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये SHM का इक्वेशन होता है। दोनों में मैंने ये नोटिस किया कि एक्सलेरेशन जो है दोनों माइनस एक्स के साथ वैरी कर रहा है, तो दिस इज़ एन SHM। और टाइम पीरियड ऑफ मोशन निकालने के लिए ओमेगा हम देख सकते हैं, ओमेगा इज़ रूट अंडर GM बाई आर क्यूब। तो यहाँ से टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा पुट करेंगे तो दिस विल बी आर क्यूब अपॉन GM। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन 43 में कहा है अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड थ्रू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। तो एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर एक सिंपल पेंडुलम मैंने लगाया है, ठीक है, और लेंथ स्ट्रिंग का L है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सिलेशंस इफ द एलिवेटर, पहला पार्ट, इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a0। दिस इज a0, ठीक है। तो देखिए नेट ग्रेविटी फोर्स कितना लगेगा, सिंपल बस हमें ये पता करना होता है। और हमने ये अपने न्यूटन्स लॉज वाले क्वेश्चन में देखा हुआ है कि जब एलिवेटर ऊपर की ओर जाता है कुछ a एक्सेलरेशन से, तो जो g इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटी जो एक्ट करता है दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ a, और प्लस जो ग्रेविटी है यानी कि यहाँ से मुझे g इफेक्टिव पता चल गया। तो बहुत ही सिंपल, अब टाइम पीरियड हम पता कर लेंगे। टाइम पीरियड इज़ 2 पाई इंटू रूट अंडर L अपॉन G इफेक्टिव, दैट इज़ a प्लस G। यहाँ पे a0 है तो यहाँ a0 दे देंगे, a0। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, एलिवेटर इज़ गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a0। तो जब डाउन जाएगा तो इफेक्टिव g कितना हो जाएगा, g माइनस a0, यानी कि 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G माइनस a0। और लास्ट पार्ट में क्या है, इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है तो g इफेक्टिव ग्रेविटी के बराबर ही रहेगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L बाई G। दिस इज़ पार्ट A, दिस इज़ पार्ट B एंड दिस इज़ पार्ट C। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। A pendulum of length 1 feet suspended from the ceiling of an elevator takes pi by 3 seconds to complete one oscillation. Find the acceleration of the elevator। यानी कि t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाई G, जो कि टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का, वो मुझे गिवन है। यहाँ पे g इफेक्टिव लिखते हैं क्योंकि एलिवेटर है और एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये गिवन है पाई बाई 3 सेकेंड्स, ठीक है। और जो g होता है ना ग्रेविटी का वैल्यू फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, ये होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये डेटा का यूज़ पड़ेगा क्योंकि मेरा लेंथ फीट में दिया हुआ है इसीलिए। तो देखिए यहाँ से मैं जब कैलकुलेट करूँगा वैल्यूज़ रखूँगा तो 2 पाई रूट अंडर लेंथ इज़ 1 फीट अपॉन g इफेक्टिव इक्वल्स टू पाई बाई 3। ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आप जब g इफेक्टिव निकालोगे तो दिस विल बी 6 स्क्वायर, दैट इज़ 36 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो a आया होगा, यानी कि दिस इज़ समथिंग g प्लस a इक्वल्स टू 36, यानी कि a इज़, ये g का वैल्यू 32 पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 4 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और g प्लस a कौन सा केस होता है, जब मेरा लिफ्ट अपवर्ड में एक्सेलरेट कर रहा होगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। A simple pendulum fixed in a car has time period of 4 seconds when the car is moving uniformly on a horizontal road। ठीक है, यूनिफॉर्मली जब मूव कर रहा है मेरा कार तो टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, यानी कि जो नेट जो ग्रेविटी लग रहा होगा, नेट इफेक्टिव ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक विल बी इक्वल टू माई g। तो यानी कि 2 पाई रूट L बाई G का वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे, दिस इज़ 4। आगे क्या क्वेश्चन का है कि व्हेन दी एक्सेलरेटर इज प्रेस्ड द टाइम पीरियड चेंजेस टू 3.99 सेकेंड्स। तो देखिए
होता क्या है कि पेंडुलम जब एक्सेलरेट कर रहा होगा तो ये कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर तो ग्रेविटी लग रहा होगा जी, और जब एक्सेलरेट करने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा मेरे इस बॉब का, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम जी इफेक्टिव देखें तो ये जी इफेक्टिव होगा √A² प्लस जी स्क्वायर। तो दिया है कि जब 2π√L/g इफेक्टिव देखा हमने तब ये 3.99 सेकेंड्स हो गया है। तो कहा है क्वेश्चन में मेकिंग एन अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली एक्सेलरेशन ऑफ द कार कितना रहा होगा, यानी कि ए का वैल्यू मुझे पता करना है। तो देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, मैंने इक्वेशन 1 डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 के साथ, तो ये आ गया √g इफेक्टिव अपॉन g इज़ इक्वल टू 4/3.99, ठीक है। और फर्दर इसको हम थोड़ा सा बस सॉल्व करेंगे, बस आगे अब मैथ्स है। तो ये आ जाएगा जी इफेक्टिव, तो हमने देख लिया जी इफेक्टिव हमने कैलकुलेट कर चुका है। जी इफेक्टिव इज़ √A² प्लस जी स्क्वायर अपॉन जी, दिस इज इक्वल्स टू 4/3.99। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी डबल रूट का मतलब क्या होता है? डबल रूट का मतलब होता है पावर 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4, और अंदर में आ गया ये A² अपॉन जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4/3.99। बस यहाँ से आप ए का वैल्यू जब आप पता करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली g/10 आ जाता है। दिस इज़ माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। A simple pendulum of length L is suspended from the ceiling of a car moving with velocity v on circular horizontal road of radius r. A पार्ट का है find the tension in the string when it is at rest with respect to car, फिर find the time period of small oscillations। तो देखिए जब सर्कुलर ट्रैक पे मेरा कार चलेगा तो फिर से सिमिलर केस होगा, एक नीचे की ओर ग्रेविटी एक्ट करेगा और बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा कार का, दैट इज़ v²/r। तो फिर से यहाँ पे जी इफेक्टिव के पहले टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से मुझे जी इफेक्टिव तो मालूम है, सेम पिछला वाला केस √v²/r होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दिस इज़ माई जी इफेक्टिव। टेंशन क्या होगा? टेंशन विल बी इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा केस है। अगर आपको मैं चाहते हो कि मैं इसको बना के आपको दिखा दूँ तो देखिए लेट दिस एंगल बी थीटा, ठीक है। तो t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg एंड t sin थीटा शुड बी इक्वल टू mv²/r। अब जब दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो t² cos स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड में थोड़ा सा स्पेस के लिए साइड में बना लेता हूँ। तो t² cos स्क्वायर थीटा प्लस t² sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू mg² प्लस mv²/r होल स्क्वायर, और यहाँ से t² आ जाएगा आपके पास mg², ये होल स्क्वायर है, प्लस mv²/r का होल स्क्वायर, और यहाँ से t का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, दैट इज़ m√g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर। और ये पूरा टर्म क्या है? जी इफेक्टिव ही है, मैंने अभी देखा जी इफेक्टिव।
ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट मुझे पता करना है टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड मुझे मालूम है। अच्छा, ये टेंशन को कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं टाइम पीरियड को चलिए टाइम पीरियड ही बोल देता हूँ, या फिर टीपी बोल देता हूँ टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड होता है 2π√L/G इफेक्टिव। बस G इफेक्टिव का वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ से और आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 में कहा है द ईयरिंग ऑफ अ लेडी शोन इन द फिगर। फिगर में सिर्फ एक ईयरिंग गिवन है जो कि एक लेडी ने पहना हुआ है अपने कान में। ये कान है, मान लेना आप ये कान है। ये कान जैसा लग तो नहीं रहा है बट स्टिल, ठीक है, ये एक ईयरिंग है। हैज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइट सस्पेंशन वायर। तो ये जो वायर का लेंथ है दिस इज़ 3 सेंटीमीटर्स। और एक सेकेंड, हाँ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस इफ़ लेडी इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड पे ये लेडी खड़ी है तो सिंपल ये जो ईयरिंग होगा वो पेंडुलम की तरह एक्ट करेगा। और पेंडुलम का टाइम पीरियड मुझे मालूम है होता है 2π√L/G। और जब आप L और G का वैल्यूज़ पुट करोगे तो L इज़ 3 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.03 मीटर्स इंटू G इज़ 9.8। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.35 सेकेंड्स के बराबर। नेक्स्ट का है द लेडी नाउ सिट्स ऑन अ मेरी गो राउंड मूविंग एट 4 मीटर्स पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर्स। तो इस केस में अब टाइम पीरियड मुझे पता करना है। तो देखिए मेरी गो राउंड में जब बैठेगी लेडी तो जो ईयरिंग होगा फिर से 2 फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका जी इफेक्टिव फिर से पिछले वाले केस की तरह चेंज हो जाएगा। एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटी जी और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में दैट विल बी v²/r। तो यानी कि यहाँ से जी इफेक्टिव आ जाएगा मेरे पास √अंडर v²/r होल स्क्वायर प्लस g²। और यहाँ से आप जी इफेक्टिव का वैल्यू आप पता कर लोगे। और पता करने के बाद सारे वैल्यूज़ आप रख देना। क्वेश्चन में सारे वैल्यूज़ मालूम है मुझे। v का वैल्यू मालूम है 2 मीटर्स पर सेकेंड। रेडियस का मालूम है r जिस रेडियस पे मेरी गो राउंड घूम रहा है सर्कल का रेडियस इज़ 2 मीटर। और g का वैल्यू 9.8। सारे वैल्यूज़ रख के आप जी इफेक्टिव निकाल लेना। और उसके बाद टाइम पीरियड में 2π√L/G इफेक्टिव लगा देना आप। तो आपको टाइम पीरियड का वैल्यू पता चलेगा 0.30 सेकेंड्स आएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम की ओर। ठीक है, यहाँ से कंपाउंड पेंडुलम का क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। हम चलिए 48 अभी रहने देते हैं। 48 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये वीडियो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चंस बचेंगे नहीं, एक और वीडियो लगेगा और उसके बाद ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।